अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ PSX रोजनामा। मुझे शो में साथ आज ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज और मोइश शहजाद। जानते हैं आज की मार्केट कैसी रही। आज तो मॉनेटरी पॉलिसी भी थी और पी स्टॉक्स भी स्टॉल हो गई। हमने ऑयल को भी 3% अप देखा। जानते हैं अपने गेस्ट से। मोइश, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। प्लीज बताइएगा आज की मार्केट कैसी रही और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी बताइएगा कि उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट देगा। देखें, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का भी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो पी स्टॉक्स जो नई हुई, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वीकेंड में होगी, क्योंकि फ्राइडे की लास्ट जो क्लोजिंग आई थी उसमें बाइंग अच्छी खासी आई थी, तो एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट पॉजिटिव रहेगी और पी स्टॉक्स हो जाएंगे, लेकिन फिर वो नहीं हुई। उसका एक प्रेशर ड्यू था, बनता था प्रेशर, लेकिन ऑयल इतना ऊपर नहीं खुला, जिस वजह से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में इतना कोई खास प्रेशर नहीं दिया। सिर्फ 200 पॉइंट मार्केट माइनस हुई और उसके बाद 1400 पॉइंट माइनस विद इन 5 मिनट्स चली गई और वहाँ से फिर 600 पॉइंट प्लस, और आखिर में जो है तकरीबन 1200 पॉइंट माइनस के पास मार्केट बंद हुई है। तो मार्केट आई थिंक कि बेहतर बंद हुई है, इतनी कोई ज़्यादा सेलिंग या पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन हमें मार्केट में नहीं लगी। 1400 पॉइंट माइनस की थी, लो लगाया आज का 169,300 के पास, और 171,300 के पास का आज हाई लगा है, और क्लोजिंग आई है 169,500 के पास। क्लोजिंग भी मेरे ख्याल से बेहतर है, लेकिन क्लोजिंग का आप क्या ही करेंगे, न्यूज़ के ऊपर मार्केट चल रही है। और इंटरेस्ट रेट जो एक्सपेक्टेड थे 50 बेसिस पॉइंट, वो नहीं बढ़े बल्कि डबल बढ़ गए उसके, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गए, 1% और 11.5 पर इंटरेस्ट रेट आ चुका है। तो अब हो सकता है कल सीमेंट सेक्टर कुछ प्रेशर ले, कुछ इंजीनियरिंग सेक्टर प्रेशर ले, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे कि हमें पता है कि यूबीएल बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से लॉस आने वाला था, या लॉस के अंदर या प्रॉफिट्स कम होने वाले थे, 100 अरब रुपये का लॉस था, तो अब वो भी आएगा। और सिर्फ यूबीएल के अंदर नहीं, बहुत सारी बैंक्स के अंदर लॉस आने वाला था। तो हो सकता है कि हम मार्केट का थोड़ा सा यहाँ से नीचे डाउनवर्ड जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि मार्केट ने अपने आप को सेटल कर लिया है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। तो मुझे अगर मार्केट का सिनेरियो देखता हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा सेलिंग आती हुई नहीं दिख रही मार्केट के अंदर। और आज जो मेन आइटम थे जिनकी वजह से पॉइंट्स लूज हुए हैं, उसके अंदर सबसे टॉप पर यूबीएल ही था, 200 पॉइंट माइनस, ओजीडीसी के 150 माइनस, नेशनल बैंक 130। तो बैंकिंग सेक्टर ही माइनस था मोस्टली आज, और उसके बाद ऑयल सेक्टर और कुछ सीमेंट सेक्टर माइनस है। यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं एंटिसिपेट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन शायद 50 बेसिस पॉइंट कर रही है और 1% के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। तो हो सकता है कल मार्केट की जो ओपनिंग है वो माइनस साइड पर हो जाए। लेकिन आज की मार्केट मजबूत थी, एज सच पैनिक सेलिंग हमें मार्केट में नहीं देखने को मिली। और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी कुछ कंपनी के बेहतर आ रहे हैं और कुछ कंपनी के थोड़े खराब आ रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है कि मार्केट ने लिया हो। जी, रिजल्ट्स को लेकर मैं आगे आपसे सवाल करूंगा। मुफीज, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। हमने देखा कि यूएस ईरान पी स्टॉक्स जो है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स भी हो गया, लेकिन हमने देखा है कि टॉक्स जो है स्टॉल कर गई हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का प्रॉब्लम भी वहीं पे अभी तक स्टक है। तो अभी आगे क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं और व्हाट कुड बी द रीजंस की वजह से स्टॉल हुई हैं? तो क्या इसका भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट पे आगे प्रिवेल करेगा? साथ में मॉनेटरी पॉलिसी भी हमने देखा है कि बढ़ गई है। तो इस बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता। जी। अच्छा, जो आपने कहा कि क्या रीजन हुआ पी स्टॉक स्टॉल होने का, तो वो हमें पता है कि ईरान की तरफ से ही आया था कि यूएस इज बीइंग टू डिमांडिंग, तो इसलिए हम इस तरह तो निगोशिएट कर नहीं सकेंगे। दूसरी बात ये कि जब आपके रीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके असरात हर मुल्क पे मोर और लेस नजर आते हैं। वो हमारे मुल्क पे नजर आना शुरू हो गए हैं। किस तरह नजर आना शुरू हुए हैं? आपकी पेट्रोल प्राइसेस से लेके, इन्फ्लेशन के नंबर से लेके, और आज मॉनेटरी पॉलिसी जो आपकी 1% बढ़ गई है 100 बेसिस पॉइंट से, एंड अब 11.5% पे स्टार्ट करती है। अब मार्केट के लिए ये पॉजिटिव नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाए, इट डजंट मैटर 50 बेसिस पॉइंट या आपके 100 बेसिस पॉइंट या 200 बेसिस पॉइंट, अब आपके बढ़ने शुरू हो गए। जितना ये रीजन में कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग करेगा, लिंगर ऑन करेगा, उतने आपके इन्फ्लेशन जो है वो अपसाइड पर आएगी और उतने ही मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, व्हिच इज नॉट गुड फॉर मार्केट। तो अब अगर मार्केट को हम देखते हैं कि किस तरह मार्केट चलेगी, तो वो रिजल्ट बेस पे चलेगी, एंड जस्ट नॉट रिजल्ट बेस। अगर रिजल्ट्स कंपनी अच्छे पोस्ट करती भी है, तब भी आपको जो समझने वाली चीज और देखने वाली चीज है वो ये है कि रिजल्ट्स के बाद उसकी यील्ड, उसके अंदर कितना कैपिटल गेन बचता है, क्या वो अपनी प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से महंगी तो नहीं होगी। अगर तो महंगी होंगी तो उसमें शायद इतना रूम फॉर अपसाइड ना बचे और उसकी यील्ड भी कम हो जाएगी। तो अगर तो वो सब हुआ तो उसमें फिर आप मार्केट से लिक्विडिटी मूव होते हुए देखेंगे। अगर वो कंपनीज जो इस वक्त अट्रैक्टिव हैं, और हैविंग सेड दैट कि उनके इंटरेस्ट रेट नीचे होने के बाद वो बेनिफिशियरी भी हैं जिनके पास डेट नहीं है, कंपनी या लो डेट पे ऑपरेट करते हो, शेयर कंपनी में तो आपके पास वैसी चीजें काफी फिल्टर आउट हो जाती हैं जिसमें डेट टू इक्विटी और बाकी चीजें कम होती हैं। तो उसमें ये होता है कि आपके लिए फिर आपने देखना है कि उसमें कितना उसकी फेयर वैल्यू क्या बनती है, उसमें कितना अपसाइड बचता है, और उस अपसाइड के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान करेंगे। ट्रेडिंग की जहां तक बात है उसमें आपको रूम मिलता रहेगा क्योंकि प्राइस एक्शन डिस्कवरी होती है। हमने ये देखा था जब हमारे इंटरेस्ट रेट 22% पे थे, तब भी मार्केट तो रोज खुलती थी और उसमें ट्रेडर्स जो है वो एक्टिव होने के बाद देखते थे कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में वो ट्रेड कर रहे हैं, लो एंड हाई कंपनी का लगता है। तो ट्रेडिंग में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेफिनेटली वॉल्यूम्स में कमी हो सकती है
लेकिन ये कबल इस वक्त कहना है कि आप आगे देखेंगे कि ये रीजन का कॉन्फ्लिक्ट किस तरह नैरो डाउन होता है। जितना ये सेटल होगा, जितनी जल्दी ये सेटल होगा, उतना बेनिफिशियल होगा, उतनी आप जितनी अभी आप मॉनेटरी टाइटनिंग का आपने शुरू होते हुए देखा है, उतना ये स्लो होने के बाद सेटल हो जाएगा। अगर ये रीजन कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग करता है तो आपकी ये चीजें फिर यहाँ से नीचे आने की बजाय आगे बढ़ेंगी और वो फिर मार्केट के लिए इतना बेहतर नहीं होगा। तो ठीक है, मैं इसमें आपकी तरफ आना चाहूंगा। आज कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आए, उनको भी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैक्टर और एंग्रो एच के बारे में बता दीजिए। देखिए, एंग्रो एच का रिजल्ट तो आज अच्छा आया था। मैं एक सेकंड पास खोलूँ, एंग्रो होल्डिंग के रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट था, तो उसके अंदर कोई पे आउट नहीं किया है कंपनी ने। मुझे लगता है कि ईयर एंड के अंदर शायद कंपनी कुछ पे आउट कर दे। अगर नहीं किया तो फिर 1-2 साल बाद हम पे आउट देख सकेंगे। 8.5 रुपये की अर्निंग आई थी क्वार्टरली, जबकि पिछली बार 1 रुपये 52 पैसे की अर्निंग थी। और 8.5 से अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब पूरे साल की अर्निंग इसकी बन जाती है, जो कि 35-40 रुपये। और अगर 10 के मल्टीपल पर भी जाता है तो 350 तक का रेट इसका बनता ही है ईजिली। तो इसको बाय कर सकते हैं अगर बाय करना हो। पहले भी मैं इंटरेस्टेड था इसके अंदर, मुझे अच्छा लगता था, मैंने बताया भी था। तो बाय करना चाहिए एंग्रो होल्डिंग। इसके बाद सेकंड आपने मेक्टर का कहा, तो मेक्टर की तरफ हम चलते हैं। तो इसकी सेल्स आई हैं क्योंकि इसने नया पेन लॉन्च किया है, जिसकी सेल्स अच्छी आनी थी, लेकिन प्रॉफिट्स इसके इतने नहीं है। इस बार इस क्वार्टर के अंदर सिर्फ 2 रुपये की अर्निंग आई है। और ओवरली अगर 9 महीने के अंदर हम देखते हैं तो 11 रुपये 33 पैसे की अर्निंग है। 9 महीने का थोड़ा बेहतर है, लेकिन क्वार्टर खराब होने की वजह से 9 महीने पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। अगर ये क्वार्टरली अच्छी आती है अर्निंग तो हम इसके अंदर बहुत अच्छी अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते थे, और इसके अंदर कैपिटल गेन के भी चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो तो मेक्टर में कर सकते हैं, उसके अलावा तो मैं रिकमेंड नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ बिग बर्ड फूड्स, बैंक अल इस्लामी, गैलेक्सो और फास्ट केबल्स का भी रिजल्ट है, वो भी आप बता दें। बिग बर्ड फूड की अर्निंग अच्छी है, लेकिन मुझे कंपनी इतनी अच्छी नहीं लगती कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन कैपिटल गेन के लिए, ट्रेड के लिए या फिर स्विंग के लिए इसके अंदर काम कर सकते हैं। 1 रुपये 18 पैसे की अर्निंग आई है पर शेयर, और 3 क्वार्टर की इसकी अर्निंग आई है 3 रुपये 34 पैसे की। तो बिग बर्ड फूड की अर्निंग थोड़ी बेहतर है, और कंपनी की सेल्स भी इंक्रीज कर रही है, 10% से इस बार इंक्रीज हुई है। बैंक इस्लामी, जो पहले मैं कहता था शायद अच्छा कैपिटल गेन दे दे, लेकिन उसकी अर्निंग्स ने या उसकी रिजल्ट ने आज मायूस कर दिया, क्योंकि डिपॉजिट्स वगैरह सब कम हुए हैं इसके, और सिर्फ 81 पैसे की अर्निंग है। तो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी चाहिए। इससे बहुत अच्छे शेयर आपको मिल रहे हैं शरिया के अंदर ही, मीज़ान बैंक और फैसल बैंक ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मीज़ान बैंक अट्रैक्टिव है। तो आई डोंट थिंक बैंक इस्लामी के अंदर आपने काम करना चाहिए। और इसके अलावा गैलेक्सो का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मिड डे मूव में मैंने बताया भी था कि 8 रुपये 20 पैसे की अर्निंग आई है क्वार्टरली। तो इसकी अर्निंग्स भी बहुत ही शानदार हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले भी मैं बताता था, आप भी बता रहा हूँ। और क्वार्टरली डिविडेंड नहीं देता, ये हाफ ईयरली देता है। तो आधे साल में हम डिविडेंड देख सकेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करनी है तो गैलेक्सो में कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल की अच्छी कंपनी है। इसके बाद फास्ट केबल का भी रिजल्ट आया है आज। फास्ट केबल की 63 पैसे की अर्निंग है, और 9 महीने की 1 रुपये 95 पैसे की अर्निंग। तो ये जो कंपनी ग्रोथ के अंदर है, स्लो कंपनी सेल्स इंक्रीज कर रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े थोड़े इसके बेहतर हो रहे हैं। कुछ ना कुछ डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड बोनस कुछ ना कुछ दे रही होती है हर साल के एंड में, भले कम ही सही लेकिन दे रही होती है। तो ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, जो कि सूनर आपको अच्छा कैपिटल गेन दे सकती है। बिल्कुल ठीक है। मुफीस, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक तो साइड इसकी ये है कि मार्केट में पॉसिबली लिक्विडिटी कम हो सकती है, दैट इज़ वन वे लुकिंग एट इट। जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो शायद वो इतना पॉजिटिव ना रहे, मार्केट थोड़ी सी साइडवेज चले या थोड़ी सी नीचे भी है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कंज्यूमर एंड पे, या हम अगर जनरल पब्लिक को देखें, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, वी आर फेसिंग लोड शेडिंग एज वेल। तो इन पी स्टॉक्स के स्टॉल होने की वजह से कितने टाइम तक ये चीज़ें प्रिवेल कर सकती हैं, और क्या ऐसे कोई रिफॉर्म्स हैं जो अभी एट द मोमेंट लिए जा रही हैं जिससे इन सारी चीज़ों से रिकवर किया जा सके? अच्छा देखिए साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं ना, मैक्रोज और माइक्रोज के नंबर हैं, तो वो आपके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पे आप सीपीआई के नंबर देखते हैं, आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखते हैं, फिर आप इन्फ्लेशन के नंबर्स को मेजर करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड फिर आप मैक्रोज की तरफ जाते हैं, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स देखते हैं, फिर आप एक्सपोर्ट्स के नंबर देखते हैं। अभी क्योंकि जब अब मॉनेटरी पॉलिसी आई है, मार्केट जब हम कहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मार्केट आज अगर नेगेटिव बन रही है तो मार्केट उसको ऑलरेडी, क्योंकि आपने देखा ये एंटिसिपेशन पहले से चल रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट, ये डिस्कशन था। ये क्योंकि नजर आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लिया पहले से। हो सकता है कल थोड़ा बहुत हम प्रेशर देखें, बट देन अगेन जितना मार्केट ने प्रेशर लेना था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसको एंटिसिपेट करेगी। अब ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड आप अब कंपनी टू कंपनी, आपने जो अपने पोर्टफोलियो में कंपनी रखी है, क्या वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट का मौजू है या नहीं, ये बात सिर्फ इतनी आ जाएगी। क्या आपने अगर कोई शरिया कंप्लाइंट बैंक रखा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या वो बेनिफिशियल है? इस्लामिक बैंक है अगर,
तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि इस्लामिक बैंक का प्रोसीजर क्या होता है लेंडिंग का, वो आपने समझना पड़ेगा। फिर आप अगर सीमेंट पे जा रहे हैं तो उस पर अगर हाई डेट है तो क्या आपको इन्वेस्टमेंट का मौजूद रहा है या नहीं रहा। अब आप कंपनी टू कंपनी चलेंगे। एंड अनदर थिंग इज, जो आपने बात की नंबर्स की, वंस दिस डस्ट सेटल्स, उसके बाद आपके नंबर्स नजर आएंगे आपको। एक्सपोर्ट जब हमने देखा था ना, जब रियल एक्सचेंज रेट की बात आई थी तो 100 से ऊपर हमारी करेंसी गई थी, अंदर उसमें ये होता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स है वो इजी होती है और एक्सपोर्ट डिफिकल्ट होती है, यानी महंगी हो जाती है। तो अभी आपकी स्टेप बाय स्टेप नंबर्स नजर आएंगे कि आपके नंबर्स कितने बेहतर आएंगे। जिस जिस तरह डेटा आएगा उस तरह हम इसको ट्रांसलेट करके इंशाल्लाह ऑडियंस को बताते रहेंगे। तो लेट्स वेट कि मार्केट कल किस तरह रिएक्ट करती है और उसके बाद कंपनीज इसको किस तरह डेटा को ट्रांजिशन करती हैं इनटू देयर शेयर प्राइस। वंस दैट इज डन, फिर हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट के नंबर किस तरह आ रहे हैं या हमारे पास बाकी नंबर्स किस तरह आ रहे हैं, हमारे रुपी किस तरह स्टेबल है। IMF में तो हमने ये भी मेक श्योर करना है कि हमारा रुपी कोई बहुत ज्यादा डी वैल्यू ना हो जाए। अगर हमारा रुपी डी वैल्यू हो गया तो हमारे लोन पेमेंट्स हैं या इंटरेस्ट पेमेंट्स है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट है, उस पर प्रेशर आएगा। तो बहुत सारी चीजें फिर हमने देखनी होगी, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल के इसको देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसमें आपकी तरफ आना चाहूँगा, अभी जैसे आने वाले जो दिन है इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी तो आ जाइए, लेकिन अगले हफ्ते के लिए जैसे मुझे ने बताया कि सेक्टर टू सेक्टर या स्टॉक्स टू स्टॉक्स देखें आप, इंडिविजुअली एज अ होल मार्केट को ना देखें। तो स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, कुछ स्टॉक्स रिकमेंड कर दीजिए। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किन स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा रुझान होना चाहिए इन्वेस्टर्स का? देखिए, निशात मिल सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगता है, वो अंडर वैल्यू मिल रहा है मेरे हिसाब से। ग्रुप भी अच्छा है, तो निशात मिल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट डिप लेती है अगर, तो सीमेंट सेक्टर भी हमें नीचे मिलेगा, जिसके अंदर आप जो कम डेट वाली हैं, जिनके अंदर डेट नहीं है, जैसे कोहाट सीमेंट बहुत ही अंडरडॉग टाइप है, उतना चलता भी नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन आपको अच्छा दे सकता है, स्विंग आपको अच्छी दे देगा। तो कोहाट सीमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निशात मिल से ही रिलेटेड डीजी खान सीमेंट भी है, अगर वो डिप पर आपको मिलता है थोड़ा नीचे, यहाँ से 5% 6% की करेक्शन लेके, तो वहाँ पर आप डीजी खान सीमेंट के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं। सबसे टॉप पर लकी सीमेंट भी नीचे आएगा थोड़ा, तो उसके अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर भी मुगल आयरन आपको थोड़ा नीचे मिले, तो मुगल आयरन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो रिजल्ट्स आ गए हैं, जैसे कि हपको है, हपको को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, तो हपको के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर ओजीडीसी के अंदर मुझे लगता है कि ऑयल अभी तक गिरा नहीं है, और जब तक ऊपर रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन बेहतर रहेंगे, तो ओजीडीसी के अंदर आप काम कर सकते हैं। फिर रिफाइनरी सेक्टर सबसे टॉप पर है। अटक रिफाइनरी, हम जब से ये वाला शो हमने स्टार्ट किया वाला सेगमेंट, तब से हम रिफाइनरी के अंदर अटक रिफाइनरी कह रहा था मैं, और मुफीस दोनों कह रहे थे, तो उसने भी अच्छा गेन दे दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब सिनर्जी की बारी है। अगर मैं फंडामेंटली देखूं तो इसकी अर्निंग्स बेहतर हैं, और रिफाइनरी भी सबको पता है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और एक और चीज़, टेक्निकली या स्क्रीन के ध्यान भी एक चीज़ होती है कि स्क्रीन पर आप देख रहे होते हैं कि कंटिन्यूसली वहाँ पर आके फंस जाता है। 8 रुपये पे कभी भी हमेशा आता था, वहाँ से नीचे चले आता। लेकिन अब 1 हफ्ता हो गया कि 8 रुपये के ऊपर अपने आप को सेटल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 9, साढ़े 9, 10 रुपये तक की एक बार आपको गेन दे सकता है सिनर्जी। तो सिनर्जी के अंदर आप काम कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक अगर थोड़ा नीचे मिले तो उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। और कुछ लोगों के सवाल ये भी होंगे कि यूसुफ वीविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, शरिया के अंदर आता है ना, आप लोगों ने कॉल दी ना उसके बारे में बताया, 4 रुपये का 9 रुपये हो गया। तो इस तरह के जो शेयर्स होते हैं, ये वंस इन अ ब्लू मून चलते हैं। आज से 3 साल पहले वो 9 रुपये का हुआ करता था। 3 साल पहले एक रैली चली थी, 9 पे आया था, वापस वहाँ से नीचे आ गया था। अब एक और रैली चली है, तो 3 साल तक इसके अंदर आपको पैसा होल्ड करना पड़ता है, तब जाके आप इसके अंदर गेन कमा सकते हैं। तो बेट, और कंपनी भी ऐसी नहीं है कि आप होल्ड करें और आपको डर भी ना लगे, क्योंकि फंडामेंटल से कोई नहीं जानता इसके किस तरह के। अगर मैंने भी आज देखे तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। 4 रुपये की, 3 रुपये की बुक वैल्यू है उसकी। तो इस तरह के शेयर्स से गुरेज करें जो अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं। जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर के अंदर बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, अटक रिफाइनरी है और सिनर्जी, इवन पीआरएल का रिजल्ट अच्छा है, तो इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। कल के दिन सिनर्जी का रिजल्ट है, जो कि मुझे लगता है कि 2 रुपये, 1.5 रुपये तक की अर्निंग आ सकती है सिनर्जी की, और अगर आ जाती है तो आपको भी पता है कि इसको ऊपर जाना ही जाना है। तो इस तरह के शेयर्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं। एंग्रो होल्डिंग का रिजल्ट अच्छा आया है, गैलेक्सो का रिजल्ट अच्छा आया है, एबट का रिजल्ट अच्छा आया है। तो जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, अच्छे आ रहे हैं, कहानी खत्म हो गई है और अच्छे नोट पर खत्म हुई है, तो उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेडिंग वाली तो नहीं है। अभी मोमेंटम इस तरह का नहीं है, ना अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वॉल्यूम फिर से सेटल हो गए हैं, स्लो वॉल्यूम्स हो गए हैं, अप डाउन इतनी नहीं है, मूवमेंट इतनी नहीं है। तो स्लो अगर आप बाय करेंगे तो आपको ऊपर बेचने का मौका मिलेगा। जैसे कि जीएचएनआई अगर आप बाय करते हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, तो उसके अंदर आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। जीएएल बाय करते हैं, उसके अंदर अच्छा गेन मिल जाएगा। साजगार इंजीनियरिंग है, इसके अंदर आपको कैपिटल गेन के अच्छे चांसेस मौजूद हैं। तो ये हैं जी कुछ जो बाय कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगा, हमेशा हम शो के अंदर अपने गेस्ट से जो भी आप कमेंट्स में सवाल पूछते हैं, वो अपने ऑडियंस से ज़रूर डिस्कस करते हैं, अपने गेस्ट से ज़रूर डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। अगर हम फूड सेक्टर की तरफ आएँ, तो फूड सेक्टर के अंदर नेशनल फूड्स और एफसीईपीएल दोनों में से इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी नज़र में
कौन सा आपको बेहतर लगता है अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग किसमें बेहतर की जा सकती है? मैं अपने साथ इसमें एफएफएल भी ऐड कर देता हूँ, कमेंट्स में ये नहीं था, बट अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें तो आप बता दें। बिल्कुल ठीक है। नेशनल फूड्स जो है ना वो एक स्टेबल कंपनी है, तो आपने जब कंपाउंडिंग की बात की तो वो आप नेशनल फूड्स में आप पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ स्टेबल कंपनी, अच्छी कंपनी है, सब जानते हैं, और अगर आप उसके फंडामेंटल्स भी देखें तो कोई इतनी कोई कमजोर कंपनी नजर नहीं आती। जहाँ तक बात है एफसीपीएल की, एफसीपीएल बेहतर हो रही है, तो यहाँ से आपको कैपिटल गेन जो है ना, अब कैपिटल गेन और कंपाउंडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वहाँ पे आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग के अंदर आप कहते हैं मैं एक मिनिमम टू मैक्सिमम एक एवरेज आउट करते हैं आप कि यहाँ तक तो मैं अचीव कर लूंगा इस पर्टिकुलर कंपनी से, और इतना ही ये कंपनी पे आउट के रेशियो में देती है, इतना बहुत कैपिटल गेन मिल जाएगा, सो आई बी गुड टू गो। वहाँ वो आपको नेशनल फूड्स में मिलता है। लेकिन अगर कैपिटल गेन की बात करते हैं तो एफसीपीएल में आपको मिल सकता है, क्योंकि मैंने ये आई थिंक शो में बताया था कि जैसे पैकेज मिल्क इंडस्ट्री पे जो इस वक्त चीज डैमेज कर रही है दैट इज 18% जीएसटी लगा हुआ है। अगर वो कम होता है तो कंपनी के मार्जिन इंप्रूव होंगे, मार्जिन इंप्रूव होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी। उसमें फिर एफसीपीएल और एफएफएल दोनों बेनिफिशियरी हैं। एफएफएल में भी और एफसीपीएल में भी आपको कंपाउंड जो कैपिटल गेन है उसके बेहतर चांसेस मिल सकते हैं। तो इस रेट पे भी आप एफसीपीएल को थोड़ा बहुत रख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। एंड देन ग्रुप भी अच्छा है, दोनों ग्रुप भी अच्छे हैं, फौजी ग्रुप भी अच्छा है, नेहरू ग्रुप भी अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। यह था आज का PS6 रोजनामा। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी और गेस्ट से जरूर पूछेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल अगले शो के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।